नमस्कार दोस्तों, मैं रहीम बावनिया आपको भूगोल विषय पढ़ाने आया हूँ, जिसमें हम भूगोल की इकाई 1 को नोट्स के दो माध्यम से समझेंगे, जिसमें हम सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो भूगोल 1 है और इकाई 1 है। इकाई 1 स्टार्ट करते हैं। इकाई 1 का नाम है मानव भूगोल, है ना, और इसके कार्य क्षेत्रीय प्रकृति क्षेत्र। मानव भूगोल कहते किसे हैं, है ना, ये समझेंगे हम पहले। उससे पहले समझेंगे हम भूगोल किसे कहते हैं, क्योंकि मेन पॉइंटर क्या है हमारा, भूगोल है। तो समझते हैं भूगोल कहते किसे हैं। आप नोट्स बनाते चलिएगा ताकि आपको जब भी आप पूरी बुक ना पढ़ना पड़े, इसलिए नोट्स को बनाते चलिए। ये लिख लिया आपने भूगोल। अब इस भूगोल को दो ग्रीक, एक तो ग्रीक मॉडल और एक यूनानी, दो ग्रीक और यूनानी भूगोलवेत्ता लाए थे। अब इनका ये कहना था कि ये दो, एक ग्रीक शब्द था जिसका नाम था जियो प्लस ग्राफी। समझना दोस्तों, जियो यानी होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। तो सीधी सी बात है, भूगोल वह विषय है जो पृथ्वी का वर्णन करे। अब वर्णन कैसा, पृथ्वी के गोलाकार स्वरूप का वर्णन करे। लेकिन हमारे मन में एक चीज निकलती आती है कि हम भूगोल कह रहे हैं, तो भूगोल जो शब्द हमें दिया है वो भूगोल शब्द किसने दिया है। तो भूगोल शब्द के जो जनक है उनका नाम है इरेटोस्थेनीज। ठीक है। और भूगोल, अब जब भूगोल शब्द के जनक तो इरेटोस्थेनीज है, लेकिन आधुनिक भूगोल के जनक कौन है, तो उनका नाम है हिकेटियस आधुनिक मानव भूगोल के जनक है। अब कहानी जब इतनी आ गई है तो कहानी अब यहीं से शुरू होगी। जो भूगोल था अब वो दो भागों में बढ़ गया, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। रास्ते होते ना, एक यहाँ से चालू हुआ तो छोटी पगडंडी की ओर मुख्य रास्ता जो है मुड़ जाता है। भौतिक भूगोल में कक्षा 11 में आप पढ़ चुके हो कि जिसमें पृथ्वी की धरातल, पहाड़ी, जलवायु, उनके बारे में हम समझते हैं, पढ़ते हैं। और मानव भूगोल को हम कक्षा 12वीं में पढ़ेंगे। 12वीं में यही पढ़ रहे हैं हम कि अब इसका जन्म कब हुआ। जो मानव भूगोल था, इसमें मेन पॉइंट यही है कि मानव भूगोल में है क्या, तो इसका जो केंद्र बिंदु है, क्या है, केंद्र बिंदु है मानव है। इसमें केंद्र बिंदु मानव है। और इसका जो जन्म हुआ है वो कब हुआ है, जन्म हुआ है 18वीं सदी। इतना समझ में आया होगा कि दो भागों में बढ़ चुका। मानव भूगोल का केंद्र बिंदु क्या आ गया, मानव आ गया। जन्म कब हुआ, 18वीं शताब्दी में। अब एक प्रश्न और उठेगा मन में कि भूगोल शब्द के जो आधुनिक भूगोल के जो जनक है वो कौन है, हिकेटियस है। लेकिन मानव भूगोल के आधुनिक मानव भूगोल है उनके जनक कौन है, तो उनके जनक हैं रेडजेल। तो ये ऑब्जेक्टिव में बन सकता है, आधुनिक मानव भूगोल के जनक। तो वो कौन है, वो है रेडजेल। अब रहने वाले कहाँ के, तो ये रहने वाले हैं
जर्मनी के। रेडजेल है आधुनिक मानव भूगोल के जनक और जर्मनी के रहने वाले हैं। अब इन्होंने क्या करा, इनकी एक पुस्तक थी, इन्होंने क्या करा, एक पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम क्या था, पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफिया। अब इस पुस्तक में क्या करा उन्होंने, इस पुस्तक में मानव भूगोल के बारे में बताया है। तो उसको एक परिभाषा भी आती है, अक्सर 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ ली जाती है वो परिभाषा, कि आप मानव भूगोल की परिभाषा बताइए। ये आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लेना, ठीक है। अब हम इनके विचार को पढ़ेंगे। रेडजेल जो कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक हैं, उनके हम विचारों को पढ़ेंगे। तो ये रहे हमारे रेडजेल, रहने वाले जर्मनी के हैं। इन्होंने मानव भूगोल के बारे में कुछ कहा है, जिसे हम परिभाषा बोलते हैं, 2 नंबर में आती है परिभाषा हमेशा। वो बोल रहे हैं कि जो मानव भूगोल है, मानव भूगोल, वो कह रहे हैं कि मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन जो रेडजेल हैं वो कह रहे हैं कि मानव जो भूगोल है वो मानव समाज और धरातल यानी पृथ्वी का बीच संबंधों का अध्ययन है, ठीक है। 2 नंबर में ये प्रश्न पूछा जाता है। और अब इनकी एक शिष्या थी, इनकी एक क्या थी, शिष्या थी, इनकी एक शिष्या थी। शिष्य का नाम था एलन सी सेम्बर। अब ये जर्मनी के थे, ये कहाँ की थी, ये थी अमेरिका की। इन्होंने भी मानव भूगोल के बारे में परिभाषा दी है, और अक्सर इनकी परिभाषा हमेशा हर चाहे 2015 हो 16 हो उन्होंने पूछ ली जाती है। और संभावना ये रहेगी 2021 के बोर्ड एग्जाम में भी यह परिभाषा पूछ ली जाती है, क्योंकि सर्वमान्य परिभाषा एलन सी सैंपल की है। तो ये कहती हैं कि जो मानव भूगोल है, हमारा मानव भूगोल जो है वो क्या है, अस्थिर पृथ्वी। अस्थिर पृथ्वी का मतलब सोचते हो, अस्थिर पृथ्वी यानी चलायमान पृथ्वी, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव। क्रियाशील मानव मीन्स होता है चंचल मानव। क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील यानी बदलते रहने वाला, परिवर्तनशील मानव, परिवर्तनशील संबंधों का, ठीक है, का अध्ययन। एलन सी सैंपल जो कि अमेरिका की रहने वाली है, वो कह रही है कि मानव भूगोल जो है अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव यानी चंचल मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ठीक है। अब ये तो हो गई क्या नाम, दोनों की विचार हो गए। अब इन विचारों जो इनके क्या दिए इन्होंने, ये जो विचार हैं, इन विचारधारा को एक नाम दिया है। विचारधारा उनको एक नाम दिया है। क्या नाम दिया है? उसे कहा है नियतिवाद।
या फिर कहेंगे हम निश्चयवाद। निश्चयवाद है ना। तो आराम से नोट कर लो। जो रेडजेल और इसी से एलन सैम्पुल है, जिन्होंने एक विचार दिए, इनके विचार थे, उन विचारधाराओं को नियतिवाद और निश्चयवाद कहते हैं, है ना। यानी उनके जो उनके मन में जो भी विचार थे, उन्होंने जो भी परिभाषाएं दी हैं, उन्हीं को उन्होंने नाम दिया है, जिसे नियतिवाद और निश्चयवाद का नाम दिया है। अब हम समझेंगे कि नियतिवाद क्या है और निश्चयवाद क्या है। ये हमारा नियतिवाद और या फिर निश्चयवाद, नियतिवाद और निश्चयवाद। अब इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव जो होता है ना, इसमें कहेंगे हम प्रभाव, वो प्रभाव होता है प्रकृति का। किसका होता है? प्रकृति का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। और जो मानव होता है ना, मानव ये होता है क्या? इसका दास, प्रकृति का दास होता है। नियतिवाद, निश्चयवाद, जिसमें प्रभाव सबसे ज्यादा किसका होता है? प्रकृति का। जो मानव होता है वो प्रकृति का गुलाम होता है। प्रकृति चाहे तो उसे कभी भी नष्ट कर सकती है। अब ये तो हुई नियतिवाद और निश्चयवाद की बात। अब बात करेंगे हम, एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था विडाल डी ला ब्लास। ये एक व्यक्ति थे जो कहाँ के रहने वाले थे? ये भी एक प्रश्न है। कहाँ के रहने वाले थे? ये थे फ्रांस के रहने वाले, है ना। इन्होंने भी एक परिभाषा दी, है ना, जिसको कहते हैं संभववाद। संभववाद की जो इन्होंने संभववाद की नींव रखी है। क्या रखी इन्होंने? नींव रखी है। अब संभववाद को मतलब संभववाद तो लिख दिया हमने, लेकिन इसका अर्थ क्या है? संभववाद का अर्थ होता है, इसमें प्रभाव, हम वही पॉइंट पकड़ेंगे, है ना। वैसे समझाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और हर किधर जाओगे। तो प्रभाव जो था, इसमें मानव का प्रभाव जो है सबसे अधिक होता है। और जो प्रकृति होती है, प्रकृति होती है, प्रकृति का स्वामी होता है। कौन होता है? मानव। चाहे वो इसको अपने अनुरूप ढाल सकता है। वैसे और भी बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं या विचार दिए हैं, अनेक वैज्ञानिकों ने विचार दिए हैं, लेकिन उनको नहीं पढ़ना, ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने इस पर डिस्कस किया है। ठीक है, तो हमने परिभाषा पढ़ी थी, हमने पढ़ लिया था नियतिवाद, उसके बाद पढ़ लिया हमने संभववाद। ये दोनों पढ़ लिए, जिसमें दोनों को बता दिया कि प्रभाव, इसमें जो प्रभाव था वो किसका था? प्रकृति का था। और इसमें जो प्रभाव था वो किसका था? वो मानव का था। अब एक बंदा ऐसा था जिसने कहा कि नहीं, ना प्रकृति का प्रभाव है और ना ही मानव का प्रभाव है। तो उस क्या नाम है उसका? ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, इसने कहा, इसकी जो विचारधारा थी, इसके जो विचार थे, वो क्या कहा? रुको और जाओ, रुको और जाओ की विचारधारा इसने प्रस्तुत की, जिसे कहते हैं नव निश्चयवाद। ठीक है, दोनों ने कहा, एक ने कहा प्रकृति प्रबल है, एक ने कहा मानव प्रबल है। लेकिन ग्रिफिथ टेलर नामक एक
भूगोलवेत्ता ने कहा कि नहीं, रुको और जाओ, यानी दोनों का समर्थन उसने नहीं किया और उस विचारधारा को नवनिश्चयवाद कहते हैं। और एक और लास्ट में पॉइंट पढ़ लेंगे जो कि 2 नंबर में या फिर ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं। तो कहते हैं डिक्रेन और पिट्स नामक दो भूगोलवेत्ता हैं। इनके अनुसार मानव भूगोल क्या है ना। तो क्या है, इन दोनों ने कहा कि मानव भूगोल इन दोनों के अनुसार क्या है। तो बताते हैं हम क्या है। तो मानव और उसके कार्य, ठीक है। जो मानव है वो कार्य करता है, उसी को इन दोनों ने कहा है कि मानव जो है मानव है और उसके कार्य ही मानव भूगोल है। उसी के अंतर्गत मानव भूगोल के अंतर्गत ये जो चीजें हैं ये मानव भूगोल के अंतर्गत आती है। तो थैंक यू बेटा, आशा करता हूँ कि आप इनको नोट करोगे और समझोगे। अगले भाग में हम जरूर इससे संबंधित आगे लेके आएंगे जो आपको लाभदायक रहेंगे। तो आगे की वीडियो के लिए तब तक के लिए हम कोशिश करेंगे बहुत अच्छे से सरल भाषा में आपको समझा सकें।